Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Majib Qazi and you're watching Voice of Kashmir from capital city of Azad Jammu and Kashmir, Muzaffarabad. We are joined in the capital hour with our very distinguished guest, a senior advocate and activist who has been on the forefront movement towards saving the river. Vakil Sahab, welcome to the show. Thank you so much for being on the show. मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने एक सेव रिवर मूवमेंट चलाई, रिवर डाइवर्जन हुई, उसके इट हैज़ अ सेवरल इम्प्लिकेशन, उसमें हमारा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट हो रहा है, वाटर शॉर्टेज हो रही है सिटीज़न के लिए। यहाँ पे एक ये सेम रिवर है जहाँ से पूरे मुजफ्फराबाद को पानी की सप्लाई मिलती थी। सुनने में आया कि वो पानी अब उसमें it has not become a clean water anymore for the utility of our public. इसके थोड़े से लीगल एस्पेक्ट्स पे आप कुछ बताना पसंद फरमाएंगे? बहुत शुक्रिया जी। पहले सबसे पहले बेसिक बात ये है कि मैं जो भी बात कर रहा हूँ यहाँ, वो जो है, जो हमारे सारे जो है रिवर डाइवर्शन के ख़िलाफ़ जो हमारा केस था, जो हमारे सारे जो पॉइंट्स थे, वो हमने इस्टेब्लिश किए हैं बिफोर द हाई कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर। तो अभी यानी मैं थोड़ा आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं कि पहले जब स्टार्ट में ये रिवर डाइवर्शन का ये प्रोजेक्ट चला, उस वक्त तक वी वर टोटली अनअवेयर कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। वी आर नॉट एनवायरमेंटलिस्ट और बाकी हमारी कोई नो आवर भी नहीं थी। लेकिन जब प्रैक्टिकली रिवर डाइवर्ट, हालांकि उस वक्त भी लोगों ने आवाज़ उठाई जब ये पहले लॉन्च हो रहा था, लेकिन किसी ने उस पर कान नहीं धरे। और जो एक ऑफिशियल जो एक स्टांस सामने बताया गया, उसमें इसके जो फ़वाइद बताए गए कि इससे एम्प्लॉयमेंट कितनी क्रिएट होगी, मुजफ्फराबाद शहर खूबसूरत हो जाएगा, ये बेशुमार वो चीज़ें थी। तो उस वक्त लोगों को उस बात पे, उन झूठी वादों और तसल्लियों पे मुतमईन कर लिया गया। हम तो वो लोग हैं कि जो हम तो प्रैक्टिकली जब हमने देखा कि डाइवर्शन के बाद, जब 2018 में डाइवर्ट हो गया, प्रैक्टिकली ऑपरेशनल हो गया प्रोजेक्ट, उसके बाद जब हमने उसका इम्पैक्ट देखा, तो उसके बाद हमने जो है फिर हमने उसके बाद सारी उसकी डिटेल्स इकट्ठी की। एक तरफ तो हमने मैसेज में एक मूवमेंट शुरू की, और दूसरा हम साथ ही हमने रिट जुरिस्डिक्शन में हमने हाई कोर्ट के पास हमने रिट दायर की इसकी तरफ से। अब दोनों जो एस्पेक्ट हम साथ साथ चलाते रहे। पब्लिक के प्रोटेस्ट यहाँ पे हुआ, हमने धरना दिया एक तवील मुद्दत तक, जिससे लोगों में अवेयरनेस भी पैदा हुई। और उस जो हमारी मूवमेंट थी, जो हमारा एजिटेशन था, जो लंदन में भी हुआ, जो मुजफ्फराबादीज़ इन यूके जो है, वो वहाँ पे लंदन में भी 2-3 दफ़ा उन्होंने पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने प्रोटेस्ट किया। अगर ज़रा थोड़ा सा आप इसका बैकग्राउंड देखें ना, तो हमारा स्टांस ये था कि विच कैन नॉट बी डिनाइड बाय एनी ऑफ द रिस्पोंडेंट्स। जो रिस्पोंडेंट्स में वापडा और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर, नीलम झेलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर कंपनी है, ये सारे रिस्पोंडेंट्स में शामिल थे। दे फेल टू डिनाई आवर स्टांस के, जो हमने ये प्रूव किया उनके अपने डॉक्यूमेंट से कि ये प्रोजेक्ट जो है, वो जो प्रपोज प्रोजेक्ट था, इस फर्स्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट पे ये सिर्फ इसलिए वापडा ने रिजेक्ट कर दिया था कि इट इज़ नॉट इकनॉमिकली फिजिबल, कि जब आप जो है वो पानी सारा डाइवर्ट करेंगे तो मुजफ्फराबाद जो है वो मुजफ्फराबाद विल बी डिप्राइव्ड ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर इवन। तो जो ये वापडा ने उस वक्त जो है, उन्होंने कहा जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है पानी की मुजफ्फराबाद शहर के लिए, चूँकि ये 50 ईयर्स फॉर फ्यूचर 50 ईयर्स के लिए ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन हुआ, तो उसमें उन्होंने जो 2050 में जो उनकी असेसमेंट थी मुजफ्फराबाद की पॉपुलेशन के लिए, कि इतनी प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन, इतनी पॉपुलेशन होगी, उसके लिए रिक्वायरमेंट ड्रिंकिंग वाटर की ये होगी। तो उसमें उन्होंने कहा अगर पानी हम दरिया मुजफ्फराबाद शहर के लिए छोड़ेंगे, तो हमें पानी जो है वो अवेलेबल नहीं होगा टू कीप दिस प्रोजेक्ट फंक्शनल, जो डाइवर्शन की सूरत में उधर जाना है पानी। और ये 98 में ये उन्होंने नॉन फिजिबल डिक्लेयर करके ये छोड़ दिया ये प्रोजेक्ट। 2008 में इन्होंने एक नए सिरे से जो है वो सारी स्टडी करवाई, जिसमें चीटिंग और फॉर्जरी से वो दो उसकी फिगर्स चेंज कर दी। एक प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन जो मुजफ्फराबाद की जो 98 की जो स्टडी है, उसके मुताबिक 2050 में जो 6 लाख से ऊपर होनी थी मुजफ्फराबाद की पॉपुलेशन।
और अब इन्होंने 2006 5-6 में आके जब ये दोबारा स्टडी करवाई तो उसमें 3 लाख पे ले आए उस पॉपुलेशन को। हालांकि जो है प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन का फार्मूला तो अलग रह गया, जो आपका इस दौरान अर्थक्वेक हुआ उससे तो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन से कई गुना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ चुकी थी मुजफ्फराबाद की। फिर दूसरा जो है इन्होंने जो बिलो नुसेरी जो स्ट्रीम्स हैं उनका पानी की जो क्वालिटी क्वांटिटी ज़्यादा शो की, तो इसको मीट करने के लिए कि यहाँ से मीट हो जाएगी ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी मुजफ्फराबाद की। तो ये सारा जो है चीटिंग और उस फ्रॉड से इसको फिजिबल बनाया गया, क्योंकि इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। ये पाकिस्तान में जो है बड़ी बदकिस्मती है कि हर मेगा प्रोजेक्ट के पीछे जो है बेसिक ड्राइविंग फोर्स वो करप्शन होती है। बाकी उसके फ़ायदे और ये सब कुछ जो बताया जाता है ये सेकेंडरी है। बेसिकली जो है वो जो वेस्टेड इंटरेस्ट है लोगों का, वो एक बड़ा अपने कमीशन और किकबैक्स वो देखते हैं, इसलिए मेगा प्रोजेक्ट डिजाइन तो किए जाते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई एक माफिया था जिसने इसको बिल्कुल फोर्ज किया, बिल्कुल ये और इसको मैनिपुलेट जो करके विदिन द वापडा विदिन जो विदिन द वापडा जो एक माफिया था जिन्होंने इसको फिजिबल शो करने के लिए फॉर्जरी और चीटिंग का सहारा लिया। अब जो इसके बाद सारी बात आई सामने, जब यहाँ इन्होंने फिर आज़ाद कश्मीर में, मैं अब आपको लीगली बताऊं, ये अब मैं वो बात कर रहा हूँ जो कोर्ट में हमने प्रूव की है कि इन्होंने जो ये प्रोजेक्ट जो है किया। पहले तो आज़ाद कश्मीर में एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है उसके मुताबिक जो है वो ये ज़रूरी था कि एक ट्राइपेट्रेट एग्रीमेंट होता बिटवीन वापडा, चाइनीज़ कंपनी एंड आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट, क्योंकि वापडा तो एलियन है आज़ाद कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप में, वापडा तो कोई एग्जिस्ट नहीं करता। तो एक एग्रीमेंट होना ज़रूरी था कि जी आज़ाद, उसके बाद ये इसको लॉन्च कर सकते थे इसको। लेकिन इन्होंने लैंड एक्विजिशन शुरू कर दी आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने वापडा के कहने पे कि जबकि कोई एग्रीमेंट ही नहीं था इनका। उसके बाद दूसरा इन्होंने एक लैंड एक्विजिशन एक्ट को वायलेट करके इन्होंने वो ये शुरू की। उसके बाद दूसरा जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट था, उसके तहत जो है इनके लिए किसी भी इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए इनको एनओसी लेना था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी से। वो इन्होंने एक फॉर्मेलिटी पूरी की, हालांकि विदाउट एग्रीमेंट जो है वापडा ने कैसे अप्रोच किया आज़ाद कश्मीर के किसी इंस्टीट्यूशन को, जबकि आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के साथ ही वापडा का कोई, लेकिन उसको कीपिंग दैट असाइड जो इन्होंने दिया, जो लिया वहाँ से, वो कंडीशनल अप्रूवल दिया उन्होंने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने। उसमें कुछ 35 कंडीशंस थी। अच्छा। और उसमें 35th वो कंडीशन ही यही थी कि इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ एनी ऑफ द 34 कंडीशंस दिस कंडीशनल एनओसी शैल स्टैंड रिवोक्ड। ये यानी उसमें क्लियर लिखा हुआ था कि किसी एक की वायलेशन, वो 34 सारी वायलेट होगी। किसी एक पे भी वापडा ने उस पर काम नहीं किया। और 3 साल बाद इन्होंने फिर जो है उसी तरह का एक रिन्यूअल कर दिया उसका। हालांकि अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जब उन्होंने वायलेट कर दिया था, एक तो वो एनओसी जो है रिवोक हो जाना चाहिए था, और दूसरा जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कमिट किए वापडा ने और आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के फंक्शनरीज ने। तो इसने तो हमारा सारा इकोसिस्टम डैमेज कर दिया। वो तो बिल्कुल टोटली तबाह हो गया। अब ये मैं आपको ये बताऊं कि जी हाई कोर्ट में हमने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का वो लेटर भी प्रोड्यूस किए कि जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि जी जिसमें क्लियरली के वापडा के ऑफिशियल्स ने जो है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कमिट किए, बट दे वर नॉट प्रोसीडेड अगेंस्ट। और अब जो है हाई कोर्ट में जब ये सारा एस्टेब्लिश हो गया तो हाई कोर्ट ने उसके बाद जो जजमेंट दी, जो मैं आगे उस पर आता हूँ कि उस जजमेंट में हमारी रिजर्वेशन फिर भी बदस्तूर रही, लेकिन मेनली जो है बड़ी जो मेन हमारी सारी बातें थी वो हाई कोर्ट में एस्टेब्लिश हो गई। उनके पास डिनाई करने का कोई तरीका ही नहीं था। उसमें हाई कोर्ट ने इनको डायरेक्शन दे दी कि विदिन 4 मंथ्स एग्रीमेंट जो है आज़ाद कश्मीर को गवर्नमेंट और वापडा जो है विदिन 4 मंथ्स ये एग्रीमेंट करें। नीलम झेलम का भी, मंगला का भी, जो मंगला का भी आज तक कोई एग्रीमेंट नहीं, और प्रोपोज्ड क्वाला प्रोजेक्ट का भी, ये विदिन 4 मंथ्स ये तीनों एग्रीमेंट करें। उसके बाद नीलम झेलम की हाल तक उनका ये था कि विदिन 1 ईयर वो सारी कंडीशंस जो कंडीशनल एनओसी में जो थी वो 1 साल के अंदर अंदर उनको मुकम्मल करें। लेकिन वो जो है उसको अब 2 साल तकरीबन 1.25 साल हो गए हैं उस जजमेंट को। एक तो इलीगल है प्रोजेक्ट, दूसरा एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से डैमेजिंग है, तीसरा हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है वो कंटेमिनेटेड हो गया, और ऑन टॉप ऑफ दैट जो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस हो रही है
मैं मुजफ्फराबाद पिछले 4 दिन से रह रहा हूँ, हर रोज़ लोड शेडिंग हो रही बिल्कुल है, यार। हमारा फेयर शेयर भी नहीं मिल रहा। उसके बारे में आपने वो कुछ? बेसिक वो यही बात थी ना कि एग्रीमेंट पे ये सारी चीजें तय होनी चाहिए। हाँ, जब वंस देयर इज नो एग्रीमेंट तो आपका क्या राइट है उसमें? एग्रीमेंट तो कोई है नहीं है, वो बिजली बना के वापडा लेके जा रहा है विदाउट एनी एग्रीमेंट। आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने जो उसको अनलॉफुली फैसिलिटेट किया है, वो उस फैसिलिटेशन की बुनियाद पे प्रोजेक्ट चल रहा है। तो आप समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर रिस्पॉन्सिबल है? बिल्कुल ये है, वो आज़ाद कश्मीर failure गवर्नमेंट to- आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट जो है कम्प्लीटली फेल टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मैं तो कहता हूँ हमारा जो मोस्ट फंडामेंटल राइट है दैट इज राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ हमारा जो है वो इससे इकोसिस्टम जो आपका पूरा डिस्टर्ब हुआ है। अब उसके बाद ये जो जो हाई कोर्ट की जजमेंट है, हमें तो वो टू द एक्सटेंट ऑफ नीलम झेलम प्रोजेक्ट हमने हाई कोर्ट की जजमेंट को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है प्रोजेक्ट बन गया, अब हम इसको अनडू तो नहीं हो सकता। तो इतनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस के बहुत मसले हैं वो, कि हम ये कहेंगे आप इसको ख़त्म कर दें। लेकिन जो कंडीशनल एनओसी के मुताबिक हाई कोर्ट ने भी डायरेक्शन ये दी थी कि जो एडवर्स एनवायरमेंटल इफेक्ट है उसको मिटिगेट करने के लिए जो मिटिगेटिंग मेजर्स हैं वो तो आप करेंगे ताकि ये मिनिमाइज हो सके। एक तो पहली बात ये है कि जो रिवर डाइवर्शन है ये टोटली इनह्यूमन है। मैं तो इसको वाटर टेररिज्म समझता हूँ। अच्छा, तो लेकिन जो मिटिगेटिंग मेजर्स हैं इनसे उसका एडवर्स इफेक्ट खत्म नहीं हो सकता, दुनिया का मिनिमाइज हो सकता है। मिनिमाइज करने के लिए भी कोई तैयार नहीं है डिस्पाइट द डायरेक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। अब मैं आपको बताऊंगा उसके बाद जब इन्होंने वायलेट हो गई वो जजमेंट, लेकिन सुनने में आया कि फंडिंग तो मिली थी लेकिन वो वापस चली गई। वो मैं आपको उसको अलग बताता हूँ कि जो फंडिंग क्यों मिली थी ये भी एक करप्शन का वो था। वापडा ने क्यों फंड्स दिए आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को? अच्छा। हमारा स्टांस तो ये था कि मिटिगेशन करना उसी का काम था जिसने प्रोजेक्ट लॉन्च किया। आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू विद द मिटिगेटिंग ऑफ मेजर्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ये तो वापडा का काम था। उन्होंने ये पैसे तो दे दिए। उन्होंने पैसे दिए इनको ब्राइब के तौर पे और उनसे अपने काम करवाए। मतलब मिटिगेशन के नाम पे पैसा आया, जो एनवायरमेंटल एडवर्स इफेक्ट की मिटिगेशन के लिए पैसा आया, वो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने खर्च किया बरारकोट टू मुजफ्फराबाद जो है रोड पे, जिसका क्या मिटिगेशन से ताल्लुक था। वो सिर्फ इसलिए खर्च किया गया वापडा की फरमाइश पे, क्योंकि हैवी मशीनरी प्रोजेक्ट के लिए उस रोड से आनी थी और वो रोड जो है उन्होंने बना के दी वापडा को। तो रोड की हालत तो वही है अभी तक। उस वक्त उन्होंने इम्प्रूव की इतनी कि उनकी हैवी मशीनरी चली गई। पर्पस तो यही था सिर्फ। अच्छा। उसके बाद आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने कई जगह पे रूरल हेल्थ सेंटर, आज़ाद कश्मीर स्कूल ये उन पैसों से बनाए जिनका कोई ताल्लुक नहीं था मिटिगेटिंग मेजर से। तो हमारा स्टांस तो ये था कि आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को वापडा ने जितने भी पैसे दिए मिटिगेटिंग मेजर्स के नाम पे, ये सारे आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट वापस करे वापडा को। इनको ये मीट करने चाहिए अपने डेवलपमेंटल बजट से। एक और खबर ये भी थी कि पैसे वापस दे दिए, ऐसा हुआ है? नहीं, वो नहीं, इन्होंने जो बाकी तो इन्होंने जिस तरह एम्बेजल होते हैं पैसे उसी तरह की दिए भी एम्बेजलमेंट के लिए थे। ये वापडा का पर्पस ही यही था कि एम्बेजल हो, ये खुश रहे, बस ये बगैर एग्रीमेंट के अनलॉफुली फैसिलिटेट करते रहे प्रोजेक्ट को। टोला है हाँ, वो सिर्फ उसका यही पर्पस था। पर्सनल इंटरेस्ट के लिए हाँ, वो काम पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वो था। अच्छा, एनवायरनमेंट पे मैं बात करना चाहूँगा कि एनवायरनमेंट की तो कोई बाउंड्रीज नहीं होती सारी, किसी एक जगह पे अगर वो पेनिट्रेट होती है तो वो पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल उसके लिए इम्पैक्ट होता है। उसके बारे में आप ये बताइए। वो ये हम यही उसको हमारा पहले से ये था कि हमें बड़ी दुनिया में पे भी हैरत है कि जो हमने चाइनीज जो कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है, चाइनीज प्राइम मिनिस्टर, उनको भी लेटर लिखे कि उनको खुद कुछ सोचना चाहिए। बाकी भी जो इंटरनेशनली जितना हम जहाँ जो भी कोई फोरम था उनको हमने अपने तौर पे अप्रोच किया है, लेकिन लोग हाँ वो नहीं, वो कोई टोटली इसको रिस्पॉन्ड। चाइनीज तो खैर मेरा ख्याल है एज रिलक्टेंट रिगार्डिंग एनवायरनमेंट एज वी आर, एज आर गवर्नमेंट्स आर। तो लेकिन बाकी जो वेस्ट की गवर्नमेंट्स हैं उनको कम से कम ये सोचना चाहिए कि एडवर्स इफेक्ट टू एनवायरनमेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज एडवर्स इफेक्ट टू एनवायरनमेंट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो ये कोई ग्लोबल वो है। चाइना की आपने बात की, तो चाइना ने अभी ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट हमारे लग रहे हैं उनमें से कहा कि कोई एक प्रोजेक्ट हम देंगे ईस्टर्न पंजाब को। ये ईस्टर्न पंजाब किधर है? ये तो उनको पता होगा जिन्होंने किया, लेकिन हमें ईस्टर्न पंजाब को दे या किसी को दे, जो आज़ाद कश्मीर में ये सेटअप जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो सेटअप है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है आज़ाद कश्मीर का, इट हैज़ बीन इन्फोर्स्ड, ड्राफ्टेड एंड इन्फोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अपने बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन का तो एहतराम करना चाहिए। अब इस के तहत जो है ईस्टर्न पंजाब लिखे या कुछ और लिखे या वो कहें जुबानी वो बातें सारी, जब तक वो उनका एग्रीमेंट नहीं है आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के साथ,
तो उस वक्त तक जो है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनली तो इसकी कोई वो प्रोटेक्शन नहीं है। जो हाई कोर्ट ने इनको आफ्टर जो है वो कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, आफ्टर द प्रोजेक्ट वाज ऑपरेशनल, उस वक्त हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी कि अब तो कम से कम 4 महीने में जो है वो वापडा का तो किस जमाने में मंगला प्रोजेक्ट भी बना हुआ कि 4 महीने में जो करे, उसकी कंटेम्प्ट की हमने वो एप्लीकेशन फाइल की हुई है हाई कोर्ट में, चेयरमैन वापडा, आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर वगैरह सब लोगों के खिलाफ। लेकिन वो जब से हमने वो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फाइल की आज़ाद कश्मीर का हाई कोर्ट में जजेस नहीं है, तो वो 3 लार्जर बेंच की जजमेंट थी, 3 जजेस की, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट लीगली ये है कि जो एटलीस्ट 3 जजेस होने चाहिए उस कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन को सुनने के लिए। वो 3 जजेस ही अवेलेबल नहीं है, वो भी पेंडिंग पड़ी हुई है। दूसरा जो है क्वाला प्रोजेक्ट और 2 एस्पेक्ट्स पे हमने अपील फाइल की PLA सुप्रीम कोर्ट में इस जजमेंट के खिलाफ। हमारा बाकी हमने मान लिया जी कि 4 महीने में एग्रीमेंट हो जाए और ये हाई कोर्ट की जजमेंट हमने एक्सेप्ट कर ली। हमारी रिजर्वेशन थी 2 मामलात में। एक तो ये कि जो उन्होंने कहा कि जी आइंदा अगर जो है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की कोई वायलेशन हो तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी प्रोसीड करे जो रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन जो पहले जिन्होंने किया उनके बारे में हाई कोर्ट ने कोई डायरेक्शन नहीं दी। एक तो हमने इस पे किया सुप्रीम कोर्ट को कि जो पहले कर चुके हैं, जो वायलेशन की है, और जो वापडा जो EPA का अपना जो है स्टांस ये है कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कमिट हुए तो उनके खिलाफ प्रोसीड करने की डायरेक्शन दी जाए। और दूसरा जो है क्वाला प्रोजेक्ट पे उन्होंने जो हाई कोर्ट की जो है वो उन्होंने नीलम झेलम और क्वाला दोनों के बारे में एक ये डायरेक्शन दी है कि इसकी प्रॉपर एनवायरमेंटल असेसमेंट हुई ही नहीं है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर का जो EPA है उसके पास कोई जो है स्पेशलाइज्ड वो एक्सपर्ट्स नहीं थे उसके। तो लेकिन जो कंडीशन उन्होंने लगाई वो भी इन्होंने नहीं मानी। तो उन्होंने कहा कि एक तो पहली रिक्वायरमेंट ये है कि इंटरनेशनल रिप्यूट के एनवायरमेंटल कंसल्टेंट से एनवायरमेंटल असेसमेंट करवाई जाए, इसकी भी नीलम झेलम की भी, और क्वाला प्रोजेक्ट को तो शुरू करने से पहले करवाई जाए। हमारा उस पर यह है कि डाइवर्शन, हम तो ये हमारा स्टांस हाई कोर्ट ने नहीं माना जिसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए। हम कहते हैं कि डाइवर्शन इटसेल्फ जो है वो है ही गलत है, ये मिटिगेट नहीं हो सकती। मिनिमाइज किसी हद तक कुछ हो सकते हैं, लेकिन जब आप पहले कि आप देख भी चुके हैं, आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर जो है पब्लिकली 3 जगहों पे उसने कहा जी कि हम तो अब एक दफ़ा देख चुके हैं जो इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं, तो अब तो हम किसी नॉट एट एनी कास्ट ओवर माई डेड बॉडी, ये यानी प्रैक्टिकली बायर वो स्टांस रहा है आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर का। लेकिन उसके बाद जो है वो जब उन्होंने फोर्स किया, उन्होंने अपनी वो जो इक़्तिदार या कुर्सी बचाने के लिए, उसके बाद उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। और वो जो सबसे बड़ी हमारी बदकिस्मती ये है कि जिस प्राइम मिनिस्टर ने ये पब्लिकली ये अनाउंस किया था कि रिवर डाइवर्शन किसी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है, वही प्राइम मिनिस्टर ही वाज मेड टू क्लैप जो क्वाला प्रोजेक्ट की डाइवर्शन के उस वो वहाँ पे एक ऐसा एग्रीमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और उनके दरमियान है, चाइनीज़ कंपनी के दरमियान। आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के साथ कोई वो है ही नहीं है, लेकिन आज़ाद कश्मीर का चीफ सेक्रेटरी साइन कर रहा है। वो आज तक वो सामने नहीं आया कि वो किस डॉक्यूमेंट पे उन्होंने साइन किए हैं। लेकिन आज़ाद कश्मीर का वो प्राइम मिनिस्टर जिसके लिए जो है ज़िंदगी और मौत का मसला था, वो उस पर क्लैपिंग करने के लिए खड़ा। ये बताइए आखिरी क्वेश्चन के व्हाट इज द नेक्स्ट वे फॉरवर्ड, क्या होगा अब, क्या होगा? हम तो जो है मतलब एक तो ये प्रोटेस्ट भी कर चुके, आप अपनी कंप्लेंट भी फाइल कर चुके, व्हाट इज द नेक्स्ट वे फॉरवर्ड? मतलब बहुत सारे लोग जो है मायूसी में हमें ये कहते हैं ना जी कि अब आपको छोड़ ही देना चाहिए कि जब कोई आपकी किसी तरफ से वो नहीं हो रही है। तो हम जो लीगल हमारी फाइट है वो तो हम जारी रखेंगे। जजेस जब आएंगे, कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन की भी समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट में भी जो हमारा वो है, वो पहले सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस नहीं थे, अब वो आ गए, तो वहाँ पे भी हमारा जो बाकी है अपील जो वो उसकी भी समाअत होगी। तो छोड़ने के लिए तो हम इसलिए इस स्टांस को आखिरी दम तक नहीं छोड़ सकते कि जो लोग ये कहते हैं, हम उनको कहते हैं जी आप हमें तो 3 साल हुए, 4 साल हुए इस मूवमेंट को, तो और ये जिसको हम अपना राइट टू लाइफ का मसला समझते हैं, तो जब आप जो है वो 74 ईयर से आपने क्या अचीव किया है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए, अगर वो उसके छोड़ने के लिए आप तैयार नहीं है तो इसको हम भी नहीं छोड़ सकते। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। दैट्स ऑल वी हैव। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारा रिवर सेफ मूवमेंट थी उसमें जो 2-3 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये कि जो लोकल सिटीजन है उनके ड्रिंकिंग वाटर हैज़ बिकम मोर कंटेमिनेटेड, और ये एक वाइड सोर्स था जो पूरी
मुजफ्फराबाद की पॉपुलेशन को वाटर सप्लाई कर रहा था, वो डैमेज हो गया। हमारा इकोसिस्टम प्रीटी मच हैज़ डाइड डाउन। जो एक गशिंग रिवर था, जो ब्यूटी ऑफ द सिटी थी, वो अब इट हैज़ गॉन डाउन टू अ स्मॉल स्ट्रीम। और तीसरा बड़ा प्रॉब्लम ये है जो देखने में आया है कि एक छोटा सा ग्रुप है, एक माफिया ग्रुप है, जिसने इस सारे एरिया को, सारे रीजन को, सारे रिसोर्स को हाईजैक कर रखा है, और विदाउट पेइंग अटेंशन के इसकी वजह से जो लार्जर पॉपुलेशन है वो कितनी इम्पैक्ट कर रही है। दैट्स ऑल वी हैव अंटिल नाउ। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।